हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 22 एंड 23 ऑफ मार्च 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाई। सो अभी मैं कोशिश करूँगी कि डेली सुबह ही आपको अर्ली मॉर्निंग वीडियो प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो कल की भी जो 14-15 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कल का जो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1993 में सेलिब्रेट किया गया था। तो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जो कल वाली वीडियो है इसके लास्ट में एडिट उसको कर दूंगी। सो अभी हम आज की डिस्कशन करते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आज 23 ऑफ मार्च है, तो आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है जो मेनली हर साल हमको 14 ऑफ फरवरी को मतलब सर्कुलेट होती है, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है कि आज शहीद दिवस है। ठीक है, तो आप वैलेंटाइन डे की जगह शहीद दिवस मनाओ, बट ऐसा नहीं है। ये आज 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च इज ऑब्जर्व 23 ऑफ मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज अ मैट्रियर्स डे एज अ ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु। ठीक है, तो इस दिन को, आज के दिन को शहीद दिवस और सर्वोदय डे भी बोलते हैं। एंड इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे जो शहीद दिवस जो जनवरी 30 को मनाया जाता है, क्योंकि ये वाला जो मनाया जाता है जनवरी 30 को महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, देन भगत सिंह, सुखदेव थापड़ एंड शिवराम राजगुरु डाइड इन 23 ऑफ मार्च। आज के ही दिन 1931 में उनकी मृत्यु हुई थी। मतलब देवर हैंग टू डेथ फॉर असैसिनेटिंग जॉन सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में। ठीक है, तो ये ब्रिटिश था, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था 1928 में। एंड दे हैड मिस्टूक हिम फ्रॉम ब्रिटिश पुलिस सुप्रिटेंडेंट जेम्स स्कॉट। मतलब मारना था जेम्स स्कॉट को, लेकिन गलती से जॉन सैंडर्स की मृत्यु हो गई। इट वाज स्कॉट हु हैड ऑर्डर्ड लाठी चार्ज। ठीक है, तो जेम्स जो स्कॉट था, तो उसने मतलब लाला लाजपत राय की जब डेथ हो गई थी लाठी चार्ज में, तो इसका बदला लेने के लिए तीनों करना चाहते थे अटैक, लेकिन कुछ और हो गया था। So their lives inspired countless youth, and in their death, and they set an example. They carved their own path for independence, where individual heroism and their aggressive need to do something for the nation stood out. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये भागनवाला में 26 ऑफ सितंबर 1907 में बॉर्न हुए थे। एंड इनकी जो फैमिली थी वो संधू जाट थे, जो जलंधर दोआब डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब यहाँ से बिलोंग करते थे। एंड इन्होंने जो था ये एक्सट्रीमिज्म थे। मतलब एक दो फ्रेज थे ना, दो सेक्शन थे कांग्रेस के भी, अगर हम देखें आईएनसी में, एक तो मॉडरेट्स थे और एक क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये एक्सट्रीमिज्म की कैटेगरी में आते थे। और तीनों ही कौन, लाल बाल पाल, है ना, कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल कौन हो गए, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, द गांधीयन फेज ऑफ नॉन वायलेंट मास एक्शन। इन 1923 भगत सिंह जॉइंड द नेशनल कॉलेज लाहौर, विच वॉज फाउंडेड एंड मैनेज्ड बाय लाला लाजपत राय एंड भाई परमानंद। ठीक है, इनके द्वारा इन्होंने ये ज्वाइन किया। एंड ये जो कॉलेज था ये भी सेटअप किया गया था एज एन अल्टरनेटिव टू द इंस्टीट्यूशन रन बाय गवर्नमेंट, जो मतलब स्वदेशी एजुकेशन को लेके, स्वदेशी फील्ड को लेके, जो फील्ड ऑफ एजुकेशन है उसमें आइडिया ऑफ स्वदेशी, तो इसके बारे में मतलब यहाँ पे पढ़ाया जाता था। 1924 में कानपुर में ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, जो किसके द्वारा, एचआरए को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है, द मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसोसिएशन वाज चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह बिकम वेरी क्लोज टू हिम। एंड ये एचआरए के जो मेंबर थे, इन्होंने मतलब जो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब है इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट किया। फिर आर्म रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ। देन 1925 में भगत सिंह लाहौर चले गए थे, और विद इन नेक्स्ट ईयर ही एंड हिज कॉलेज स्टार्टेड अ मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते थे नौजवान भारत सभा। ठीक है, अप्रैल 1926 में क्या हुआ था, भगत सिंह established contact with सोहन सिंह जोश एंड थ्रो हिम द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। तो यहाँ पे इन्होंने एक मंथली मैगजीन भी कीर्तिन पंजाबी में पब्लिश की थी, और इन्होंने जो था जोश के साथ काम किया, ज्वाइन द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ कीर्ति। एंड ये फिर जो था काकोरी केस में अरेस्ट भी हुए थे 1927 में। एंड
ही वॉज ऑल्सो एक्यूज ऑफ बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉम्ब एक्सप्लोजन। ठीक है, जब दशहरा का फेयर चल रहा था तो उस टाइम पे लाहौर में बॉम्ब एक्सप्लोजन एक हुआ था, तो इसमें भी उनको अरेस्ट किया गया था। फिर 1928 में भगत सिंह ने चेंज कर दिया नेम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, HSRA कर दिया गया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एंड 1930 में जब आजाद आज़ाद को मतलब मारा गया तो HRSA भी अपने आप ही कोलैप्स्ड हो गया। ठीक है, तो और नौजवान भारत सभा रिप्लेस HRSA इन पंजाब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया एंड पाकिस्तान सेट टू रिटर्न टू डायलॉग टेबल विद इंडस वाटर मीट टुडे। ठीक है, तो ये इंडस वाटर जो ट्रीटी थी, तो इसमें मतलब ये बोला गया था कि एक जो कमीशन होगा वो हर साल मतलब मिलना चाहिए, है ना, कमीशन मिलना चाहिए। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी मतलब जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई थी, ये बोला गया था कि एटलीस्ट साल में एक बार तो मिलना ही चाहिए, अल्टरनेटिवली चाहे इंडिया में या फिर पाकिस्तान में। तो जो लास्ट मीटिंग हुई थी 29 टू 30 ऑफ अगस्त में 2018 में हुई थी। उसके बाद से आपको पता है कि बहुत सारे हमारे बीच में स्टैंड ऑफ चल रहे थे, जैसे पुलवामा अटैक था February 14 2019 में। देन बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गई। उसके बाद ही जो 370 आर्टिकल था उसका एब्रोगेशन हुआ। तो तब से ये जो मीट है मतलब ये नहीं हो पाई थी PIC की, दैट इज़ परमानेंट इंडस कमीशन। ठीक है, तो ये दोनों ही कंट्रीज़ को मतलब ये एक डायलॉग टेबल प्रोवाइड करता है कि अपने जो कंसर्न है वो यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी हमने जैसे बताया था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है तो इसमें क्या है, दोनों के साइड की जो मतलब रिवर्स है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं उसमें, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है तो वो भी चला सकते हैं, है ना, डैम बना सकते हैं। तो इसी को लेके पाकिस्तान को कुछ कंसर्न्स हैं। बाकी ICJ जो था इंडस, झेलम एंड चेनाब, तो ये पाकिस्तान यूज़ करता है। ठीक है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है हम यूज़ करते हैं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। सो इंडिया अभी क्या कर रहा है, पाकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है 1000 मेगावाट का है, जो मरुसूदर रिवर है। ठीक है, ये चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है, मरुसूदर रिवर चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, पाकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको लेट्स जूम इन so you can see it. पकुलडुल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, 1000 मेगावाट का है ऑन द रिवर ऑफ मरसूदर। सो द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। ठीक है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये है। और ये सेकंड जो प्रोजेक्ट है लाहौर कलनाई है, इज बीइंग डेवलप्ड ऑन द चेनाब। तो दूसरा ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें 2018 में भी बात हुए थे, पाकिस्तान के द्वारा उठाए गए थे मुद्दे, बट कुछ ऐसे मतलब हुआ नहीं सोल्यूशन। देन रूटीन इशू सच एज फ्लड डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कस। ठीक है, तो एक यही है PIC की मीटिंग है जिसमें ये सब चीज़ें भी, पाकुलडुल एंड लोअर कलनाई जो है यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो सोल्यूशन है ना, इन इश्यूज़ को लेके उस पर डिस्कशन होगा। और द मीटिंग इज़ बीइंग सीन एज अ पॉजिटिव स्टेप। अभी हमारे बीच में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, मतलब स्टेप्स आए हैं, जैसे कि अभी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन देखी गई है और ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड सीज फायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑल अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है, तो बांग्लादेश की विजिट पे प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले तो यहाँ पे क्या दिया गया है, गांधी पीस प्राइज। तो किसको दिया गया है, बंगबंधु को, मुजीबुर रहमान को दिया गया है क्या, गांधी पीस प्राइज। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे कि रहमान जो थे, शेख मुजीबुर रहमान, तो इनको क्यों दिया गया है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 17 अप्रैल 1971। और इनका असैसिनेशन जो हुआ था 15 अगस्त 1975 में हुआ था। सो एंड इज कंसीडर्ड टू बी द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में जो प्रोमिनेंट फिगर हैं वो यही आते हैं, मुजीबुर रहमान। ठीक है, और इन्हीं की ही 50वीं सेटेनरी सेलिब्रेट करेगा बांग्लादेश, और अपनी इंडिपेंडेंस की भी पाकिस्तान से। और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, बहुत रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन हमारी साइड से रहा था। हिज डॉटर शेख हसीना इज़ द करंट लीडर ऑफ द अवामी लीग। और अभी बांग्लादेश में जो करंट गवर्नमेंट है जो है, तो वो अवामी लीग की सरकार है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वो हैं। एंड द एनुअल अवार्ड जो ये गांधी पीस प्राइज़ है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, which carries a financial award of rupees 1 crore
एंड एक साइटेशन होता है, प्लेक होता है, एक ट्रेडिशनल इंडियन आइटम दिया जाता है, वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1995। ठीक है, तो जब 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, कमोमरेशन ईयर ऑफ महात्मा गांधी जी, तो तब से ये स्टार्ट किया गया और ये सभी के लिए ओपन है, रिगार्डलेस देयर नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, ओपन टू ऑल पीपल। ठीक है, गांधी पीस प्राइज सभी को दिया जा सकता है। एंड द जूरी ऑफ द गांधी पीस प्राइज इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इसमें होते हैं, और 2 एक्स ऑफिशियल्स मेंबर होते हैं एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का लीडर है लोकसभा से, तो वो यहाँ पे होता है प्रेजेंट। दो अन्य मेंबर होते हैं, 5 मेंबर जूरी इंक्लूड करंट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बिंदेश्वर पाठक, और ये सारे नाम आप एक बार देख सकते हैं, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल हु वॉन द अवार्ड 2016। ठीक है, तो ये यहाँ पे थे। अब एक और बात देखें तो गांधी पीस प्राइज जो है प्रीवियस ईयर 2019 का, वो किसके लिए अनाउंस्ड हुआ था? ओमानी लीडर के लिए, सुल्तान कुबूस बिन सैद। ठीक है, sorry, has been awarded on the late Omani leader Sultan Qubus bin Said. सुल्तान कुबूस was the architect of special ties, जो हमारे इंडिया और ओमान के बीच में जो स्पेशल टाइज हैं, तो उनका एक तरीके से उनको आर्किटेक्ट बोला जाता है। और इंडिया में इन्होंने स्टडी की थी और हमेशा ही अच्छे रिलेशन इंडिया के साथ इनके मेंटेन रहे हैं। एंड अंडर हिज लीडरशिप इंडिया एंड ओमान बिकेम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड आर म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप स्ट्रेंथेंड एंड स्केल्ड न्यूअर हाइट्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे इतने फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। देन लोकसभा पासेस एनसीटी बिल टू डिफाइन दिल्ली गवर्नमेंट अपोजिशन क्राइज फॉर। तो यहाँ पे एनसीटी जो बिल था, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़पेपर में डिस्कस हम कर रहे हैं कि एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, तो जो ये 1991 का जो एक्ट था, ठीक है, 1991 के एक्ट में ये अमेंडमेंट करके ये बिल अभी है 2021 का, which was enacted to supplement provisions of the constitution relating to the legislative assembly and a council of minister for the एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे ये 4 सेक्शन में अमेंडमेंट करेगा 1991 के लॉ में, और जो टर्म है गवर्नमेंट वाला, जो टर्म है उसको डिफाइन करेगा कि गवर्नमेंट मतलब एलजी, यानी कि एलजी को मतलब इतनी ज़्यादा पावर्स यहाँ पे होंगी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुपर पावर मतलब एलजी को बना दिया गया है। ठीक है, तो और जो टेरिटरी मतलब जो दिल्ली टेरिटरी की मतलब जो पावर है वो नहीं होगी, मतलब मेनली जो गवर्नमेंट की पावर है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे रहेंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन भी इसका हो रहा है, और ये बोला जा रहा है, जो कांग्रेस के मेंबर है मनीष तिवारी, उन्होंने ये बोला है कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये टारगेट किया गया है एक तरीके से, इट अमेंड्स द आर्टिकल 239 AA without following the constitutional process with regard to amendment of the constitution। तो ये एक तरीके से क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको भी मतलब डिनाई कर रहा है ना, उनको भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 चीज़ों पे आपका क्या होना चाहिए, बस एलजी को राइट्स हैं, बाकी के सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, जो यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि लैंड, पुलिस और इन सब के अलावा भी जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो गवर्नर के पास जाएंगी। सो ही एक्सरसाइजेज मोर पावर्स देन अ गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस। पहले मतलब ऐसा होता था, स्टेट गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ता था, लेकिन इन दिस केस एड एंड एडवाइस टू द एलजी द एक्सरसाइज ऑफ सच फंक्शन विच आर डेलीगेटेड टू हिम। अब मतलब वाइसेस वर्सा हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा पूरा, है ना, तो वेट करना पड़ेगा सारा कुछ भी बिल पास करने से पहले। लोकसभा पासेस इंश्योरेंस बिल एफडीआई हाइक 74%। तो यहाँ पे बिल जो है अभी पास हुआ है राज्यसभा में, ठीक है, मार्च 17 को, तो उसी से रिलेटेड जब ये पूरे मतलब अगर पूरी तरीके से एक्ट बन जाएंगे तब हम इनको देखेंगे। ठीक है, केन बेतवा लिंक पैक्ट इंक्ड, प्राइम मिनिस्टर कॉल्स इट हिस्टोरिकल। तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एक फर्स्ट स्टेप जो है फाइनली ये इम्प्लीमेंट हो गया है बिटवीन, अगर केन बेतवा लिंक पैक्ट अगर आ जाता है किस किस के बीच में है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हु विटनेस साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट वर्चुअली कॉल्ड इट हिस्टोरिकल। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिवॉल्यूशनरी स्टेप बोला कि ये हमारे जो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बुंदेलखंड रीजन है, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल होगा। एंड दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड हिज मध्य प्रदेश काउंटर पार्ट शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत, इन्वोकिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की, मतलब जो एक तरीके से जो उनका ड्रीम था वो फुलफिल हो गया है ना, उनका जो ड्रीम था कि ऐसा होना चाहिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का, तो वो अब हम
अब अगर हम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो डैम है और इस कौन कौन से जैसे बेतवा रिवर के ऊपर डैम बने हैं तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। सो चीफ मिनिस्टर, ये तो न्यूज़ पता ही चल गई, क्यों था न्यूज़ में, है ना। तो यहाँ से ये जैसे दिख रहा है, देखो सागर और बेतवा, ललितपुर, है ना, और टीकमगढ़, ये सारे उसमें आता है, किसमें, एमपी में। देन झांसी यूपी में, हमीरपुर, ठीक है, बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी का, केन, पन्ना, तो यहाँ तक ये मतलब पूरा जाएगा। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट ये जो ट्रांसफ़र करेगा जो केन का जल है, मतलब सरप्लस वाटर है, वो बेतवा बेसिन में, ठीक है, केन का जो सरप्लस वाटर है वो बेतवा बेसिन में जाएगा। और ये जो ड्रॉटपूर्ण बुंदेलखंड रीजन है तो यहाँ पे क्या करेगा, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। सो 230 किलोमीटर कंक्रीट कैनाल विल पास थ्रू झांसी, बांदा एंड महोबा, ठीक है, झांसी, बांदा एंड महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, और टीकमगढ़, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो ये तीनों हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ना, टीकमगढ़, छतरपुर, है ना, और पन्ना, ये एमपी के हो गए, और बाकी झांसी, हमीरपुर, बांदा, ये हो गए यूपी के। सो दिस प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बेनिफिट यूपी एंड एमपी इन टर्म्स ऑफ मीटिंग देयर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड्स। अब इसके हैजार्ड्स क्या होंगे, द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व डिफॉरेस्टिंग अ पोर्शन ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% जो एमपी में पन्ना टाइगर रिजर्व का जो पोर्शन है उसकी मतलब डिफॉरेस्ट्रेशन यहाँ पे होगा। तो ये एक हैज़र्ड इसमें है, ठीक है। तो पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ये होगा, और आगे आने वाले टाइम में जो ऐसे इंटर स्टेट रिवर ट्रांसफर मिशन होंगे उसके लिए एक तरीके से मॉडल प्लान ये सेटअप हो गया है। सो ऑलरेडी हमने की फैक्ट्स अब देख लेते हैं। केन बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट इन एमपी एंड आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। तो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन है, सहायक नदियाँ, केन और बेतवा है। केन जो है यमुना से मीट करती है यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में, एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी मतलब बेतवा। तो राजघाट, परीक्षा एंड मैटाइला मेतातिला डैम्स आर ओवर बेतवा रिवर, ठीक है। तो ये 3 डैम हैं, राजघाट, परीक्षा पावर थर्मल प्लांट्स एंड मटेलिया डैम्स आर ओवर बेतवा रिवर। केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है। बेनिफिट्स इसके जो होंगे मेन यही होंगे कि वाटर और फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा वाटर का, बूस्ट टू एग्रीकल्चर, डिजास्टर मिटिगेशन, बूस्ट टू ट्रांसपोर्टेशन। तो मेन ये है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट डैम से रिलेटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज़पेपर में और क्या आया है, यहाँ पे था कि उत्तराखंड सीएम टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में ये आए थे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के टाइम पे, और यहाँ पे कोविड पॉजिटिव ये पाए गए। तो आप ये बताना कि थीम क्या थी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री की, और कब मतलब कब मनाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आर्टिकल है, लिसन टू मिजोरम, तो मिजोरम से रिलेटेड, और बैंकेबल इंडिया, कोड ऑफ इक्वलिटी, लेबर रॉन्ग्स। तो देख लेते हैं पहले लिसन टू मिजोरम को। यहाँ पे ये कि अभी जो रिसेंटली एक मतलब ये बोला गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है इंडिया की, तो वो दिल्ली में सेटअप होती है, ना कि कोई स्टेट की कैपिटल में या फिर कोई स्टेट में। बट डेवलपमेंट्स जो मिजोरम में है have underlined that the Ministry of External Affairs cannot ignore the impact of developments in neighboring countries on India's border state। क्योंकि जो इंडिया के बॉर्डर स्टेट हैं तो वहाँ पे क्या क्या मतलब उसके सामने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टेट्स पर, ठीक है। तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अभी भी जो मतलब इंडिया ने अभी कोई पोजीशन नहीं ली है कि जुंटा के साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं म्यांमार में इंडिया के। एंड अभी जब रिसेंटली स्टार्ट हुआ था ये जो मिलिट्री कू था, जब मिलिट्री ने पूरी टेक ओवर हैंड ओवर कर ली थी प्रोसेस किससे, सिविलियन गवर्नमेंट से, वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्टर थे उनको गन डाउन कर दिया था। तो इंडिया ने बोला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो मिलिट्री है उसको रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, है ना। और काफ़ी जो फिर मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर है जोरमाथंगा, इन्होंने इंडिकेट किया कि इनको दैट ही डज़ नॉट हैव दैट लग्जरी। इंडिया एंड म्यांमार की बात करें अगर हम, तो ये कितना करते हैं, 1600 किलोमीटर का जो लॉन्ग बॉर्डर है ये शेयर करते हैं, और इसमें से 1006 किलोमीटर से अकेले का जो है 500 किलोमीटर वो कौन शेयर करता है, मिज़ोरम, ठीक है। इस वजह से मिज़ोरम को ज़्यादा इशू है, और बाकी और सारी चीज़ें भी, एथेंसिटी, कल्चर, टाइज, मैरिजेस, है ना, तो इस वजह से भी है। तो ये जो चिन स्टेट है, ठीक है, ईस्टर्न नेबर अलोंग द चिन स्टेट, तो वहाँ से ये बॉर्डर करता है। अब यहाँ पे जुंटा के द्वारा जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, तो
500 पीपल जो हैं अभी तक यहाँ पे मिज़ोरम में रिफ्यूज़ लेने के लिए आ गए हैं। एंड मिज़ोरम और चिन स्टेट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एथेंसिटीज़ ये शेयर करते हैं। तो इंडिया क्या करना चाहता है, इनको डिपोर्ट करना चाहता है, पहले आइडेंटिफाई करे कि कौन लोग मतलब वहाँ से आए हैं, और ये जो सारे बॉर्डर हैं क्लोज़ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, सेंट्रल ने जब ये बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आप जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ से आप क्या करो, जो मतलब बिल्कुल केयरफुली वॉच करो कि कौन मतलब आ रहा है, स्ट्रिक्ट विजिलेंट, आपको विजिलेंस एक रखनी होगी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि रिफ्यूज़ ना ले सके, और जो जो जहाँ का है उनको वहीं डिपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो जोरमाथंगा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिज़ोरम के, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग कर ली, किससे, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो अभी पार्टी उनकी जो एग्जाइल में है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल नेशनल लीग डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर जिन मार अंग से, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सॉलिडेरिटी जो है एक्सप्रेस करते हैं पीपल ऑफ म्यांमार के साथ। तो एक तरीके से ये अनयूजुअल कन्फ्रंट्रेशन है ना, जो बहुत सारे इश्यूज़ को हमारे बताता है। अगर हम बात करें मतलब ये साउथ एशिया की, तो यहाँ से हमें ऑलरेडी हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब सहारा दिया है, जैसे चाहे श्रीलंका हो या ईरान हो। तो इट इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, क्योंकि हमारी ना ही कोई अपनी एजाइलम पॉलिसी है, ना ही हमने ये कन्वेंशन साइन की है ना। और इट इज़ अनइवन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ पीपल सीकिंग रिफ्यूज़। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तमिल्स की या फिर तिब्बतियंस की, अफ़गान्स की, तो इनको हमने हमेशा ही वेलकम किया है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मतलब ह्यूमैनिटेरियन रिफ्यूजीज़ की, है ना। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट मतलब डिस्क्रिमिनेट कर देती है रिफ्यूजी सीकर्स में, चाहे वो मतलब धर्म के आधार पर हो, है ना, जैसे रोहिंग्या हैं, या फिर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें मतलब केवल कुछ कम्युनिटीज़ को ही बोला गया था, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होंगी, हिंदूज़, ठीक है। तो इस्लामिक कंट्री से वो यहाँ पे आ सकती हैं, नेबरहुड कंट्री से, 3 नेबरहुड कंट्री से। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होनी नहीं चाहिए। और हमने बात की नॉन रिफुलमेंट की, तो नॉन रिफुलमेंट मतलब ये होता है कि जो एक तरीके से एक बार जो लोग आ गए हैं हमारी कंट्री में, तो उनको वापस नहीं भेजना है ना, उन रिफ्यूज़ीज़ को वापस कंट्रीज़ में नहीं भेजना है, क्योंकि वहाँ पे उनका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। सो फॉर अ कंट्री दैट प्राइड्स इटसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ डेमोक्रेटिक क्वाड्रिलेटरल एंड बॉर्डर सेवरल पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज, तो इंडिया नीड्स अ बेटर एंड मोर एवन हैंडेड फ्रेमवर्क ऑन रिफ्यूज़ीज़। तो हमको एक अच्छे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, दो जो कि हम ये मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो क्राइसिस चल रहा है नेबरिंग कंट्री में, उनकी हेल्प कर सके। तो हमें जो है मिज़ोरम के अर्जेंट वॉइसेस को सुनना चाहिए। और इंडिया हैज़ मच स्टेक इन म्यांमार इन सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक टर्म्स, ठीक है। तो म्यांमार को भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जो नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारी इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक की है। तो सेंटर कैन नॉट अफोर्ड टू सिंपली ब्रश असाइड द कंसर्न ऑफ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट। हम उनके कंसर्न को ऐसे साइड लाइन में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर सिचुएशन जो है म्यांमार में इम्प्रूव नहीं होती है, तो जो सब मिज़ोरम में आज की डेट में हो रहा है, वैसे ही मणिपुर के साथ साथ और जो दूसरे स्टेट है, तो वहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ये बैड बैंक से रिलेटेड आर्टिकल है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरी हैं कि बैड बैंक ने अपने जो मिशन है किस तरीके से अकम्प्लिश कर लिए गए थे, तो इंडिया भी वो सारे मतलब अचीवमेंट जो है उसको अकम्प्लिश कर सकता है। अगर हम करंट इंडियन अप्रोच की बात करें, तो वो क्या चाहती है, स्ट्रेस असेट का कंसोलिडेशन चाहते हैं अंडर द एएमसी, ठीक है। एएमसी क्या है, एएमसी दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, वैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। जो एआरसी होती है, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो क्या करती है, डेट वगैरह को एग्रीगेट करती है। लेकिन जो एएमसी होती है, वो एक रेजोल्यूशन मैनेजर की तरह काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए, जो एक्वायर्ड करे स्ट्रेस एसेट को इन एग्रीगेटेड मैनर फ्रॉम लैंडर्स, और जिसमें क्या कहाँ पे मतलब रिजॉल्व हो जो नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि गिवन दैट द गवर्नेंस ऑफ द एएमसी एंड इट इज़ इंडिपेंडेंस इन सेंट्रल टू इट्स सक्सेसफुल फंक्शनिंग। तो काफ़ी सारे सजेशंस हैं, दीज इंक्लूड कीपिंग मेजोरिटी, जो मतलब मेजोरिटी हो वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसी की होनी चाहिए, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट बोर्ड, स्ट्रॉन्ग बोर्ड यहाँ पे होना चाहिए, एक प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए, एंड लिंकिंग एएमसी कंपनसेशन टू रिटर्न्स डिलीवर्ड टू इन्वेस्टर्स। कोड ऑफ इक्वलिटी की बात करें, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से वार्न किया है जुडिशरी को अगेंस्ट प्रैक्टिस एंड लैंग्वेज दैट ट्रिवलाइज सेक्शुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, इट इज़ वेलकम। अभी रिसेंटली एक हमने पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें यहाँ पे बोला था क्या मतलब एक एक्यूज था
who was in सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ही रेप्ड अ गर्ल, है ना। तो उसने एक तो उस टाइम पे मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीधा सीधा ये बोला कि क्या आप विल यू मैरी हर। तो उसने मतलब डिनाई कर दिया था कि ही ऑलरेडी मैरिड अर्लियर, तो अभी वो नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब बोली थी कि रेप के बदले में एक तरीके से आप जो रिवॉर्ड दे रहे हो वो मैरिज का दे रहे हो। तो इस तरीके से जो ट्रेवलाइज करते हैं सेक्सुअल क्राइम को अगेंस्ट वुमेन, तो वो सारी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे अभी एक केस था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक डिस्टर्बिंग जजमेंट दिया, क्योंकि जो एक मैन था सेक्सुअल असॉल्ट किया था उसने एक विक्टिम के साथ। तो विक्टिम की कंडीशन को देखते हुए मतलब उसको बेल ग्रांट करनी थी एक्यूज को सेक्सुअल असॉल्ट के क्राइम के लिए, लेकिन राखी बांधने को कहा, ठीक है, कि आप राखी बांध दो तो आपको बेल ग्रांट कर देंगे। तो ये बहुत ही मतलब स्ट्रेंज है, और एक तरीके से ये क्या कर रहा है, जो मोलेस्टर है उसको ब्रदर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और बाय अ जुडिशियल मैंडेट, but also let down a set of comprehensive guidelines that discourage the judiciary from orders that trivialize sexual crimes against women and language that regurgitates demeaning stereotypes about women। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक मतलब जो स्टेरियोटाइप सेट हुआ है आइडियल सेक्सुअल असॉल्ट का, विक्टिम डिसक्वालीफाई सेवरल अकाउंट्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। अगर जैसे मतलब बहुत सारे जो मिथ हो जाते हैं, है ना, वो सारे हैं कि रेजिस्टेंस टू रेप, हैविंग विजिबल फिजिकल इंजरीज, कि आपकी तो कोई विजिबल फिजिकल इंजरी ही नहीं दिख रही है, और एक अलग तरीके से वो करना, और जो अगर कोई भी रिपोर्ट है आपने जल्दी से मतलब इमीजिएटली क्यों नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें मतलब सही नहीं है। And the Supreme Court counseled lower courts against bail condition that involve any contact with the victim, and the accused ordered that perpetuate stereotypical और patriarchal notions about women and their place in society। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे वांट की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जैसे कि राखी रूलिंग के अलावा और क्या क्या है, जैसे रेप के बदले में आप शादी कर लो, है ना, और आपको बेल चाहिए तो आप राखी पहना दो। दूसरा ये कि अगर ठीक है आपको कुछ अच्छा आपने रिफॉर्मेशन लाना है तो क्या करो, एक्यूज जो है सेक्सुअल क्राइम जिसने किया है, तो वो कोविड-19 हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे, ठीक है, ट्री पौधे पेड़ पौधे लगवा रहे हैं उनसे, और चैरिटी में कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं। तो ये सारे मतलब जो होते हैं मतलब इतना ऐसे सही नहीं है। देन लेबर रॉन्ग्स जो है, यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ, बेंगलुरु जोमेटो वर्कर केसेस रिवील इनहेरेंट पावर एसिमेट्रीज इन गिग इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो रिसेंटली अभी जो जोमेटो का केस हुआ था, तो उसी से रिलेटेड बोला गया है। कामराज जो था, तो इनको काफ़ी जनरल पब्लिक से सपोर्ट मिला एंड राइटफुली अ फेयर चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ, ठीक है। लेकिन जो दूसरे जो प्लेयर होते हैं मतलब प्लेटफॉर्म होते हैं, वो सफ़र करते रहते हैं। द रीसेंट आईएलओ की जो रिपोर्ट भी थी डिजिटल प्लेटफॉर्म की, उसमें क्लियरली ये स्पेल आउट किया गया कि जो वर्कर्स के प्लेटफॉर्म वर्कर्स के जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, है ना, वो फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया पुट इन टुगेदर विद द कंप्लीट लैक ऑफ ग्रीवेंसेज। मतलब उसमें यहाँ पे ग्रीवेंसेज भी उनके एड्रेस नहीं किए जाते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो भी नहीं अवेलेबल है वर्कर्स के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट फेस करते हैं। अब अगर हम बात करें जोमेटो की, है ना, एक जो डिलीवरी पार्टनर है, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था फ्रॉम द ऐप एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड लेटर रिलीज्ड ऑन द बेल। तो ये इन्होंने बोला कि जो एक वुमेन कस्टमर है बैंगलोर में, उनको असॉल्ट किया था। बाकी बाकी सारों की तरह मतलब इनको भी अपने जो साइड ऑफ स्टोरी है वो एक्सप्रेस करने का टाइम मिला था, और मीडिया की अटेंशन इसमें काफ़ी ज़्यादा आई थी। इन केस ऑफ जोमेटो एग्री टू पे कामराज, मतलब जो लीगल एक्सपेंसेस हैं, और जब उनको सस्पेंड रखा गया तो वो उनकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए भी कंपनसेशन उनको दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि जो ऐप बेस्ड बिजनेस है, जैसे चाहे वो जोमेटो की बात करें या स्विगी की या ओला उबर की, है ना, तो ये इन अपने को मार्केट प्लेसेस बोलते हैं और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स ही बोलते हैं। वाइल लेबलिंग वर्कर्स एज पार्टनर्स, जो यहाँ पे काम करने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स या फिर वर्कर्स या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। सो दिस फ्रेमिंग enables them to evade legislative framework which ensure labor safeguard and state regulated rates for services। ठीक है, तो ये इसको एक्सक्लूड कर देता है एक तरीके से इन वर्कर्स को। और ये क्या करते हैं, जो कॉस्ट भी होती है मेंटेनिंग असेट्स लाइक कार्स मोटर बाइक्स ऑन टू प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उसी में मतलब ये ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर हम बात करें जोमेटो की, ये
डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं ना, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स होते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर एक्सेप्टेंस रेट के लिए या फिर कैंसिलेशन रेट के लिए, कस्टमर रेटिंग्स के लिए। तो अगर हम जोमेटो की बात करें तो ये पार्टनर्स को ब्लू, ब्रॉन्ज और सिल्वर, डायमंड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो बैचेस होते हैं वो सर्टेन पर्क्स उसके होते हैं, जैसे अगर किसी को ब्लू बैच मिला है या फिर किसी को डायमंड मिल गया बैच, तो अलग अलग उसके मिलेंगे। जैसे डायमंड बैच के होल्डर को 50% जो है एलोकेशन मिलेगा अदर पार्टनर्स एंड प्रायोरिटी सपोर्ट फ्रॉम जोमेटो कॉल सेंटर, ठीक है, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे। लेकिन जो ये जो रेटिंग होती है वहाँ पे जो मेजर मतलब है रेटिंग देने वाला बैच जिसको प्रोवाइड होंगे वो कस्टमर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि कस्टमर क्या होते हैं, डाउनग्रेड भी कर देते हैं, है ना, बैड रेटिंग दे देते हैं कस्टमर। अब जैसे आप सपोज़ कि किसी कैब में आप बैठे हो, आपको कहीं अर्जेंटली बेसिस पे जाना है, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत अनईजीनेस फील हो रहा है क्योंकि वहाँ पे स्मोकिंग से रिलेटेड आपको कुछ स्मेल या फिर ऐसे कुछ हो रहा है ना। लेकिन आपने फिर क्या किया, सीधा सीधा जो वहाँ पे ड्राइवर था उसको, जो कैब ड्राइवर है उसको आपने बैड रेटिंग दे दी, है ना, बिल्कुल डाउनग्रेड उसकी रेटिंग को कर दिया। लेकिन वो कसूर किसका था, जो पहला कस्टमर वहाँ पे आके स्मोक करके चला गया था, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं। तो द रिसेंट ILO ऑन, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ये था कि ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। और सोशल सिक्योरिटी अभी जो कोड था वो पास हुआ था इंडिया में, और इसमें भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी कि सोशल सिक्योरिटी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ये वेलकमिंग स्टेप है गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन गवर्नमेंट को इवॉल्व होना होगा कि एक तरीके से इनके लिए क्या लाएं। राइट्स ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू कलेक्टिवली बार्गेन, मतलब एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने चाहिए इनके लिए, और एक क्लियर और इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए इनके डिस्प्यूट और ग्रीवेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। मेक्स प्लेटफॉर्म अकाउंटेबल फॉर वर्कर्स, इनकम सिक्योरिटी एंड इंश्योर वर्कर एक्सेस टू देयर डेटा। तो ये चीज़ है। देन अ टेल ऑफ टू फ्रंटियर्स, तो यहाँ पे बांग्लादेश और ढाका मतलब इंडिया की बात की गई है। तो अगर जब मतलब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी, अगर उस टाइम की बात करें 1972 की, तो वो सबसे पुअरेस्ट कंट्री थी, वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री, ठीक है। नाउ रेसिंग टू बी द वर्ल्ड्स टॉप 25 इकोनॉमीज बन गई है बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, है ना। तो इस टाइम पे ये बन जाएगी वर्ल्ड की टॉप 25 कंट्रीज। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया है। एंड जब 2 पार्टीशंस हुए थे सब कॉन्टिनेंट में 75 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट, पहला पार्टीशन ऑब्वियसली 1947 में हुआ था, दूसरा पार्टीशन मतलब कि पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था 1971, ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 साल उसके हो जाएंगे, एंड सेकेंड 1977। तो ईस्ट and Delhi and Dhaka have started finding ways to overcome the tragedy of the partition to chart a new course of bilateral and regional cooperation। और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है, शी हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट मच इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ढाकाज के जो बायलेटरल रिलेशन है दिल्ली से, इंडिया से, वो एक अच्छे लेवल पे जाए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, हाउएवर पॉजिटिव चेंजेस इंडिया रिलेशन विद पाकिस्तान हैव बीन एल्यूसिव। तो अगर हम बात करें कि अभी लास्ट टाइम से, अभी लास्ट मंथ में ही अभी हमारे दोनों के, इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो नॉर्मल, मतलब नॉर्मलसी की ओर आ रहे हैं, क्योंकि हमने सीज़ फायर जो वायलेशन है ना, उस पर मतलब ब्रेक लगाया कि जो बॉर्डर है तो दोनों ही क्या करेंगे, दोनों के जो कंसर्न है उसको एड्रेस करेंगे। और पाकिस्तान के जो आर्मी है, चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, तो इन्होंने ही लास्ट ईयर स्पीच दी थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान को कि हमको अपना जो पास्ट है वो बरी कर देना चाहिए एंड मूव फॉरवर्ड। लेकिन बरिंग द पास्ट इज़ नेवर ईजी, तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है उस पास्ट को भुलाना। सो तो अभी लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे 3 डिकेट से हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से इंजर्ड हैं, एंड द पिक्चर इज़ नॉट वेरी डिफरेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एक तरीके से जो पाकिस्तान के जो लीडर हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे ढाका में, है ना, तो वो भी एक तरीके से ढाका और पाकिस्तान के बीच में एक बिटरनेस है। और बांग्लादेश अंडर डीप रिलक्टेंस इन पाकिस्तान टू कम टू टर्म्स इन दैट सेपरेशन, एन एकेडमिक सेमिनार भी होने वाला था, है ना, जो ईस्ट पाकिस्तान 1971 को मतलब कुछ था उसमें, लाहौर यूनिवर्सिटी में होना था, तो वो भी कैंसिल्ड हो गया था प्रेशर की वजह से, लास्ट मिनट प्रेशर की वजह से। तो यही सब बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रिलेशन भी सही नहीं है। So these includes the rights of minorities, cross-border movements of people and river water sharing. So these are not abstract issue but very much part of bitter internal political contestation as can be seen in the assembly election जो अब अभी असम और वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं। तो यहाँ पे यही है मेनली। एंड
तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है एडवांस करने के लिए दोनों देशों के टाइज को, स्टेबिलिटी जनरेट की, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए कंट्री में, एंड एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोबस्ट बायलैटरल टाइज विद इंडिया। मनमोहन सिंह जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की साइड से, तो उन्होंने भी कंसिडरेबल डिप्लोमेटिक एनर्जी इन्वेस्टेड वहाँ पे की है दोनों के रिलेशन। और बाकी ये कि the steady improvement in bilateral relations over the last decade has reflected in growing trade volumes। ठीक है, जो हमारे ट्रांस बॉर्डर कनेक्टिविटी है, म्यूचुअल कॉपरेशन है ऑन टेररिज्म, या फिर जो रीजनल कॉपरेशन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा और बड़ा है। तो कुछ यहाँ पे मतलब बात की गई है कि इज़ देयर इज़ समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम द ईस्ट दैट कैन बी अप्लाइड प्रोडक्टिवली टू इंडियाज़ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो पहला ये कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो जैसे अभी हमारे दोनों के कंट्री के बीच में बात हुई है कि आपको दोनों ही के जो कंसर्न है वो शेयर करने हैं और उस पर अडर रहना है, जो नॉर्म्स है। तो एक तरीके से ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, या फिर पॉलिसी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। दैट हैव ऑलरेडी हेल्प ढाका एंड दिल्ली डीपन बायलैटरल टाइज ओवर द लास्ट डिकेड। ठीक है, तो इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच में भी ये एक तरीके से सिंक नहीं रहता है, क्योंकि कभी क्या रहता है, जो मेन स्ट्रीम सिविलियन लीडर हैं तो उनका हमेशा सपोर्ट रहता है कि इंडिया के साथ एंगेजमेंट बेहतर तरीके से होनी चाहिए, लेकिन जो मिलिट्री है दैट इज़ येट टू मेक अप इट्स कलेक्टिव माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, तो इन्होंने नेगोशिएशन की बात की थी कि एक फ्रेमवर्क सेटअप होना चाहिए कश्मीर डिस्प्यूट से रिलेटेड, है ना, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ। लेकिन वहाँ के जो मिलिट्री जनरल थे अशफाक परवेज़ कियानी, तो इन्होंने क्या बोला कि मुशर्रफ का जो पीस प्रोसेस है उसको अपने से डिस्टेंड कर लिया था, है ना। तो एक तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में चलता रहता है। सो मैनी एंड दिल्ली आस्क इफ जनरल बाजवा सक्सेसर विल अबाइड बाय एनी एग्रीमेंट। तो दूसरा जो है कन्फ्रंटेशन का इशू ये है, मतलब यही कंपैरिजन किया जा रहा है कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन जो अभी इतनी तरक्की पे है, वो इंडिया और पाकिस्तान, दिल्ली और इस्लामाबाद के इलेक्शन में भी अगर मतलब रिलेशन में भी हम ये चीज़ें अप्लाई करें तो इस तरीके के हमारे हो सकते हैं। ठीक है, कंसर्न ऑफ म्यूचुअल सिक्योरिटी की बात है दूसरा। तो काउंटर टेररिज्म को लेके जो एक ढाका और दिल्ली के बीच में एक बना है कोऑपरेशन, तो वो डीप म्यूचुअल ट्रस्ट बना है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पाकिस्तान के साइड से भी ये बन सकता है, लेकिन वहाँ से हमको कोई मतलब इतना ज़्यादा एक एश्योरेंस नहीं मिलती है। इंडिया टू नेगोशिएट ऑन कश्मीर, यही मतलब वो करते रहते हैं कंपेल हमको, है ना, कि नेगोशिएट करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि डीपॉलिटिसाइज इश्यूज ऑफ एनलाइटेंड नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो जो नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको डीपॉलिटिसाइज करना, और हमेशा ही दिल्ली और ढाका ने इस चीज़ के लिए हमेशा मूव फॉरवर्ड किया है स्टीडीली ऑन इश्यू रिलेटिंग, चाहे वो ट्रेड का हो, ट्रांजिट का हो, कनेक्टिविटी का हो। ठीक है, ऑन स्पेसिफिक मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें, हैज़ मेड सिनेबल बिलेटरल कमर्शियल कॉपरेशन एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हॉस्टेजेस टू कश्मीर क्वेश्चन। तो ये इसमें ही आके रुक जाता है ना। इट इज़ नॉट क्लियर इफ पाकिस्तान इज़ रेडी टू सेपरेट द टू एंड एक्सपेंड ट्रेड टाइज वाइल टॉकिंग टू इंडिया ऑन कश्मीर। तो यहाँ पे यही कि जनरल बाजवा की जो स्पीच है अबाउट न्यू डिज़ायर टू पुट जियो इकोनॉमिक्स अबाउट जियो पॉलिटिक्स, कि जियो इकोनॉमिक्स को जियो पॉलिटिक्स से ऊपर मतलब रखना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने यही बातें की हैं, और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट बांग्लादेश हैज़ डन इन द लास्ट डिकेड। जो एक मतलब अपने जो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है ईस्टर्न साउथ एशिया में, है ना, जो ग्लोबल स्टैंडिंग उन्होंने अपनी बनाई है पूरे वर्ल्ड में। तो यही सब चीज़ें अगर करे इस्लामाबाद भी, तो आगे ऐसा होगा। देन जस्ट नॉट अबाउट वैक्सीन्स। तो यहाँ पे पार्लियामेंट पैनल की बात की गई है। फ्लैग्स इंपॉर्टेंट कंसर्न्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये था कि एक रिपोर्ट टेबल की गई थी पार्लियामेंट में बाय द स्टैंडिंग कमिटी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट में, ठीक है, वो बहुत ही मतलब कम है। और हाई कोर्ट में अगर हम बात करें तो अभी 1080 जजेस है आर वर्किंग, मतलब इतनी जो है स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट की, लेकिन यहाँ पे वर्क कितने कर रहे हैं, इसमें से केवल 661 ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जजेस। और 419 जो पोस्ट है ये वैकेंट है, खाली हैं। सो दिस अप्रॉक्सीमेट टू 39% ऑफ वैकेंसी, एंड अ वरीसम फिगर है इंडिया के लिए कि जो मतलब इतने ज़्यादा हमारे जो पेंडेंसी है कोर्ट में, इतने ज़्यादा केसेस है ना, और यहाँ पे वैकेंसी इतनी है, तो इसको ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का हाई कोर्ट का, वो गवर्न होता है कौन से आर्टिकल में,
17th of the Constitution. In addition to constitutional provision, the process of appointments and outline the memorandum of procedure is lengthy one. तो यही सब चीज़ें बोली गई है. And court has been monitored the vaccines in the district judiciary. तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉनिटर्ड वो कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को बोला है कि एक मेंटेन करें मतलब जो वैकेंसीज हैं उनको, है ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट, एंड इट हैज़ बीन मॉनिटरिंग द सिलेक्शन सिंस. तो सिलेक्शंस को भी देख रहा है. तो इसी तरीके से हाई कोर्ट में भी होना चाहिए. और the other area of concern is the composition of higher judiciary while data regarding caste is not available. ठीक है, अगर वुमेन की बात करें तो यहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन में है, उनका हायर जुडिशरी में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो ये रिकमेंडेशन दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू सबमिट इट कंसीडर्ड व्यू ऑन मार्किंग द हायर जुडिशरी मोर इंक्लूसिव. ठीक है, तो यही सब बातें. अब यहाँ पे जो एक्सप्लेन सेक्शन में भी इसी से रिलेटेड आर्टिकल है, मिजोरम बॉन्ड विद पीपल फ्लिंग म्यांमार. तो ये आर्टिकल अब मैं बाद के वीडियो में डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं वो 15 मिनट का वीडियो भी ऐड कर दूँगी. ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.